हेलो एवरीवन। मैं फिर से हाज़िर हूँ एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12 हिंदी माध्यम की बुक का एक नया चैप्टर अध्याय 13 नाभिक को लेकर। इन वीडियो में हम जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसके एक एक लाइन को समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं, उसके हम सारे जो उदाहरण दिए हैं उनके पीछे के क्या कंसेप्ट्स हैं उनको भी समझते हैं। तो अगर आप अपनी बुक के साथ लेके इन वीडियो को मेरे साथ अगर आप स्टडी करते हैं तो ज़रूर आप जो भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, चाहे वो नीट हो या चाहे आपके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम हो, सभी में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 13 नाभिक। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका देख लेते हैं कि क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है। पिछले चैप्टर में हमने परमाणु के बारे में पढ़ा था, परमाणु के विभिन्न मॉडल हमने पढ़े थे। हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा था, हमने बोर मॉडल पढ़ा था, हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। तो बोर मॉडल जो था वो जो है वो हाइड्रोजन परमाणु का जो रैखिक स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या करने में वो सफल रहा था। तो वहाँ से हमने देखा था कि एक हमारे पास नाभिक होता है किसी परमाणु में और उसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु की जो संरचना है वो हमने पिछले चैप्टर में देख ली। अब हम इसके बीच का जो समस्त धनावेश और सारा का सारा द्रव्यमान जो लगभग केंद्रित होता है वो नाभिक पे केंद्रित होता है। तो इस नाभिक में क्या क्या संरचनाएं हैं, क्या क्या अवयव हैं, किस प्रकार से ये धनावेश इसके अंदर बिखरा हुआ है, उसको हम देखेंगे। क्या इसका घनत्व है, इन सब बातों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। तो शुरू करते हैं कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि प्रत्येक परमाणु का धनावेश घनीभूत होकर, घनीभूत का मतलब घनत्व उसका ज़्यादा हो गया, वो थोड़ी सी जगह में थोड़े से आयतन में वो केंद्रित है। तो धनावेश घनीभूत होकर इसके केंद्र में संकेंद्रित हो जाता है और परमाणु का नाभिक बनाता है। नाभिक का कुल साइज परमाणु के साइज की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो हमने देखा था कि जो नाभिक होता है उसका आकार तो क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है और जो परमाणु की कक्षा है उसका आकार 10⁻10 मीटर होता है। तो जो नाभिक है वो 10⁻5 गुना है इसका। अब तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी जो प्रयोग किए थे गाइगर और मार्सडेन ने रदरफोर्ड के बताए मार्ग के अनुसार, तो उसने यह प्रदर्शित किया कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की तुलना में 10⁻4 गुने से भी कम होनी चाहिए। तो ये लगभग 10⁻⁻4 गुना होती है किससे, परमाणु के आकार से। ठीक है, इसका अर्थ है कि नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से, आयतन में क्या होता है r³ आता है, तो इसका जब अपन क्यूब करेंगे तो 10⁻12 गुना हो जाएगा। तो नाभिक का आयतन अगर कहें तो परमाणु के आयतन से लगभग 10⁻12 गुना के बराबर होता है, यानी कि बहुत कम होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो परमाणु में अधिकांशतः रिक्त स्थान ही है। यदि हम परमाणु का साइज बढ़ाकर कक्षा के कमरे के बराबर कर दें, अगर हम कहें कि परमाणु जो है उसका हमने साइज बढ़ा दिया तो उसी अनुपात में नाभिक का भी साइज बढ़ेगा। तो यदि हम परमाणु का साइज बढ़ाकर जो कक्षा का हमारा कमरा होता है उसके बराबर कर दें तो नाभिक इसमें एक पिन के शीर्ष के साइज का दिखाई देगा। तो अगर हम पूरे कमरे को हम क्या मान लें कि ये परमाणु का आकार है, तो नाभिक कितना सा हमें दिखाई देगा, एक जो पिन होती है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, पिन का जो शीर्ष होता है उसके साइज के बराबर का दिखाई देगा। तो हम समझ सकते हैं कि कितना जो है, यानी कि एक प्रकार से हमने परमाणु की पिक्चर को जूम करके देखा है। तो जूम करके हमने जो कक्षा थी, परमाणु की जो कक्षा थी उसको हमने अपने कक्षा कक्ष के बराबर कर दिया। तो नाभिक हमें जूम होकर कितना दिखाई देगा, पिन के शीर्ष के साइज का। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि तथापि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है, नाभिक में ही समाहित होता है 99.9%। तो बीच में बहुत सारा स्पेस हम देख सकते हैं कि कितना स्पेस बीच में खाली है। तो नाभिक एक बहुत ही ज़्यादा घनत्व वाली संरचना है परमाणु की तुलना में। परमाणु की संरचना के समरूप क्या नाभिक की भी कोई संरचना होती है? यदि ऐसा है तो इसके अवयव क्या क्या हैं? तो क्या संरचना होती है और उसके अवयव मतलब इसके क्या क्या पार्ट हैं, वे परस्पर किस प्रकार जुड़े हुए होते हैं? इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। हम नाभिकों के विशिष्ट गुणों, कुछ विशिष्ट गुणों को देखेंगे, जैसे उनका साइज, उनका क्या आकार है, नाभिकों का द्रव्यमान क्या है और उनके स्थायित्व की चर्चा कि कौन से नाभिक स्थायी होते हैं, कौन से अस्थायी होते हैं,
इस चर्चा के साथ इनसे संबंधित कुछ विशिष्ट घटनाएं होती है, जैसे रेडियो एक्टिवता की घटना, विखंडन की घटना, संलयन, विखंडन मतलब टूटना, संलयन मतलब जुड़ना, इन जैसी नाभिकीय ये जो अभिक्रियाएं हैं, नाभिकीय परिघटनाएं हैं, इनकी भी विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इस अध्याय का पहला पॉइंट कि परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, कि परमाणु द्रव्यमान को हम किस प्रकार से लिखते हैं, क्या उसका मात्रक होगा, और जो नाभिक है उसकी संरचना कैसी होगी। तो परमाणु का द्रव्यमान किलोग्राम की तुलना में बहुत कम होता है। ये परमाणु का जो साइज होता है वो वैसे ही बहुत कम होता है, तो 1 किलोग्राम जो है वो बड़ी जो स्थूल वस्तु है उसका मात्रक, उसको मापने के काम आता है। तो परमाणु जो है वो बहुत छोटी संरचना है, सबसे छोटी संरचना है, तो उसका भार तो किलोग्राम की तुलना में बहुत कम होगा। तो उदाहरण के लिए अगर हम देखें कार्बन के परमाणु, कार्बन 12, यहाँ 12 क्या दिखा रहा है, 12 उसका क्या दिखा रहा है, अणुभार दिखा रहा है। ठीक है, तो कार्बन 12 का द्रव्यमान कितना आया, 1.992647 10⁻⁻6 kg। तो देखें ऑर्डर इसका क्या है, 10⁻⁻6 kg है, तो बहुत ही ये छोटा है किलोग्राम से। तो इतनी छोटी राशियों को मापने के लिए किलोग्राम बहुत सुविधाजनक मात्रक नहीं है कि हमें 10⁻26 तक लगानी पड़ रही है, तो ये बहुत ही सुविधाजनक मात्रक नहीं है। अतः परमाणु द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान का एक अन्य मात्रक प्रयुक्त किया जाता है। इस मात्रक को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको U संकेताक्षर से लिखते हैं। तो अगर हमें परमाणु के द्रव्यमान मापना है तो उसके लिए क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान मात्रक होगा, जिसको हम U संकेत से लिखते हैं। और इसको परिभाषित कैसे करते हैं, इसको हम परिभाषित करते हैं, इसको कार्बन जो 12 है उस परमाणु के द्रव्यमान, हम कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान लिखेंगे और उसके 12वें भाग यानी कि 1/12 से गुणा कर देना है उसको, यानी कि 12 का भाग देना है कार्बन परमाणु के द्रव्यमान। तो इस परिभाषा के अनुसार एक जो यूनिट है परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, जो क्या होगा, ऊपर हमें लिखना है कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान और इसमें भाग दे देना है किसका, 12 का। तो कुल मिला के ये जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा क्या, 1.66। तो 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप याद रख लें, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.66 × 10⁻27 kg। खासकर आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि 1.66 × 10⁻27 kg ये होता है एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक में व्यक्त करने पर, अब अगर इस यूनिट में हम U के अंदर अगर विभिन्न जो तत्व हैं उनके परमाणु के द्रव्यमान को अपन व्यक्त करें तो वो द्रव्यमान क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के पूर्ण गुणज के निकट पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके पूर्ण गुणज, यानी कि 1 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, 2 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, 3 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, इस प्रकार से वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के पूर्ण गुणज के निकट पाए जाते हैं। परंतु इस नियम के अनेक प्रभावशाली अपवाद भी हैं, परंतु इस नियम के क्या है, कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 35.46 यूनिट है, तो ये क्या है, पूर्ण गुणज तो नहीं है, है ना, कुछ 35.46 है, पूर्ण संख्या नहीं है ये। तो जो यथार्थ मान होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है कि परमाणु द्रव्यमान का जो यथार्थ मान, वास्तविक मान होता है वो द्रव्यमान वर्णक्रम मापी, वर्णक्रम मापी को कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक तो Q/m ज्ञात कर सकते हैं, अगर जो आवेशित पदार्थ जो हैं उसको पहले आवेशित करते हैं हम, कोई भी परमाणु होता है, फिर वहाँ से क्या करते हैं, आवेशित कण के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करके Q/m के मान के अनुसार उनको अलग अलग जैसे जैसे Q/m के मान होते हैं वैसे वैसे वो पथ बनाते हैं, ठीक है, वृत्ताकार पथ बनाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखने, तो वहाँ से हम इनको छांट सकते हैं और अलग अलग द्रव्यमान ज्ञात हम कर सकते हैं। तो परमाणु द्रव्यमानों के मापन से पता चलता है कि एक ही तत्व के विभिन्न प्रकार के ऐसे परमाणु का अस्तित्व है जिनके रासायनिक गुण तो समान हैं पर इनके द्रव्यमानों में अंतर होता है। तो अगर हम विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों का मापन करते हैं तो हमें एक ही जो तत्व होता है, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे आपने ले लिया गोल्ड, ले लिया Au, तो गोल्ड के विभिन्न प्रकार के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके रासायनिक गुण तो समान है, रासायनिक गुण उनके क्या है, समान है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में वो एक ही तरह का व्यवहार करते हैं, परंतु इनके द्रव्यमानों में क्या होता है, अंतर होता है कि इनके द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक ही तत्व की ऐसी परमाणु प्रजातियां, तो एक ही तत्व है लेकिन उनकी अलग अलग प्रजातियां हैं
जिनमें द्रव्यमानों में अंतर होता है लेकिन उनके रासायनिक गुणों में कोई अंतर नहीं होता, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये यूनानी शब्द किससे? आइसोटोप से मिलकर बना है। इंग्लिश में इसको आइसोटोप कह रहे हैं, वो यूनानी भाषा से लिया हुआ है। उसका अर्थ हिंदी में होता है समस्थानिक, समस्थानिक, जिनका स्थान समान है। यह नाम इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि तत्वों की आवर्त सारणी में ये सभी एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। जो आवर्त सारणी जो बनाई जाती है वो उनके रासायनिक गुणों के आधार पर बनाई जाती है। अब चूंकि इनके रासायनिक गुण समान है इसलिए इन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है, यानी कि इनका परमाणु क्रमांक सबका सेम होता है, क्योंकि तत्व तो क्या है? सेम ही है, लेकिन इनके क्या है? द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। तो शोध से पता चला, खोज की तो पता चला कि प्रत्येक तत्व व्यवहारिक रूप से कई समस्थानिकों का मिश्रण है। जो हर एक जो तत्व होता है उसके बहुत सारे समस्थानिक पाए जाते हैं। विभिन्न समस्थानिकों की सापेक्ष बहुलता तत्व बदलने के साथ बदलती है। तो इनके जो विभिन्न समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के, उनकी बहुलता यानी कि कोई एक समस्थानिक प्रकृति में ज़्यादा पाया जाता है, कुछ अन्य जो समस्थानिक होते हैं वो कम पाए जाते हैं, तो वो तत्वों के बदलने के साथ क्या होती है? बदलती जाती है। तो उदाहरण के लिए अभी हम एक उदाहरण लें, जैसे क्लोरीन का हम उदाहरण लें, तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। क्लोरीन के कितने समस्थानिक है? 2 हैं, जिनके द्रव्यमान कितने हैं? देखो तत्व तो सेम है क्लोरीन, तो जेड इनका सेम है, परमाणु क्रमांक इनका सेम है। तो जेड सेम है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम है, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर ही तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो जिनके द्रव्यमान क्रमशः क्या है? एक का तो 34.98 है यानी कि लगभग 35 है, एवं एक का 36.98 यानी कि लगभग क्या है? 37 यूनिट है। ये यू के रूप में इनको दर्शाया गया है, जो कि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के पूर्ण गुणज के सन्निकट है। हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है लगभग 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो ये इनके जो है पूर्ण गुणज है, ये लगभग 35 गुना है, ये लगभग क्या है? 36 गुना है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के पूर्ण गुणज है। इन समस्थानिकों की सापेक्ष बहुलता, सापेक्ष बहुलता मतलब कौन कितना ज़्यादा पाया जाता है। तो जो पहले वाला है 34.98 जिसका द्रव्यमान है वो तो 75% पाया जाता है, और दूसरा क्या है? लगभग 25% पाया जाता है। तो 75.4 और 24.6%। तो इस प्रकार प्राकृतिक क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान इन समस्थानिकों का भारित औसत होता है। तो अगर हमें प्राकृतिक क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो चूंकि ये 2 द्रव्यमानों के रूप में पाया जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? औसत लेना पड़ेगा। कि ये जो 34.98 है इसको 75.4 से गुणा करेंगे, और दूसरा ये 36.98 इसको 24.6 से गुणा करेंगे, और 100 का भाग नीचे दे देंगे। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा? इन दोनों का भारित औसत मिल जाएगा। तो अतः प्राकृतिक क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 75.4 को तो 34.98 से गुणा किया, प्लस 24.6 को 36.98 से गुणा किया, और बट्टा में 100। तो ये हमारे पास आ गया क्या? 35.47 यूनिट। वही मान है जो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है। तो इस प्रकार क्या होते हैं कि बहुत से तो ऐसे परमाणु हैं जिनका जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान यानी कि 1 यूनिट के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनके समस्थानिक पाए जाते हैं काफ़ी। तो जो उनका परमाणु द्रव्यमान निकलेगा वो उन सब समस्थानिकों का भारित औसत निकलेगा। अब देखें, अब हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन के क्या क्या हैं समस्थानिक। तो यहाँ तक कि सबसे हल्के तत्व, सबसे हल्का तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। तो इसके भी कितने समस्थानिक मिलते हैं? 3 समस्थानिक मिलते हैं, जिनके द्रव्यमान क्या है? एक जो है उसका द्रव्यमान है 1.0078 यूनिट यानी कि लगभग 1 के, ये लगभग 2.0141 यूनिट, और तीसरा 3.0160 यूनिट। तो सबसे हल्के हाइड्रोजन परमाणु जिसकी सापेक्ष बहुलता 99.985% है का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। तो ये जो होता है हाइड्रोजन का, ये जो पहला समस्थानिक है इसकी बहुलता कितनी होती है? 99.985% होती है। इसका जो नाभिक होता है हाइड्रोजन का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो पीछे बचता है वो क्या बचता है? एक प्रोटॉन बचता है। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। कि यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का सबसे हल्का कौन सा है? 1 वाला ही है। तो इसका अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पीछे जो बचा वो नाभिक कहलाए, और उस नाभिक को हमने क्या कहा? प्रोटॉन कहा। और एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इतना होता है, m प्रोटॉन इक्वल टू 1.00727 U। और इसको अगर किलोग्राम में चेंज करना चाहोगे तो इसको 1.66 इंटू 10⁻27 से मल्टीप्लाई करोगे इस चीज़ को, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी किलोग्राम में। तो आपको ये प्रोटॉन का द्रव्यमान जरूर याद रखना चाहिए कि 1.00 लगभग 1 होता है, 1.00727 यूनिट। तो यह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान।
ये तो क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है, यानी कि हाइड्रोजन के नाभिक का द्रव्यमान है। तो यह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान, जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.00783। ये तो परमाणु का द्रव्यमान है, ये हाइड्रोजन नाभिक का द्रव्यमान है, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो इस परमाणु में तो एक इलेक्ट्रॉन भी है ना, तो उसका द्रव्यमान क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें विद्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इस परमाणु द्रव्यमान मात्रक के रूप में, वो होता है 0.00055 यूनिट। तो इसमें से इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसको घटाने से प्राप्त द्रव्यमान, अगर इसमें से हम इस चीज़ को घटा देंगे तो हमारे पास यही वैल्यू मिलेगी। और हाइड्रोजन के दूसरे दो समस्थानिक क्या कहलाते हैं, यह तो क्या कहलाया, पहला जो सबसे हल्का है वो तो कहलाया क्या, प्रोटॉन, ठीक है। और दूसरे जो समस्थानिक है वो क्या कहलाए, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। ड्यूटेरियम ये 2 वाला, ये ट्राइटियम ये 3 वाला, ठीक है। और ट्राइटियम नाभिक अस्थायी होने के कारण प्रकृति में नहीं पाया जाता है। प्रकृति में केवल कौन से पाए जाते हैं, 2 ही पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन एक ड्यूटेरियम, तो ये पाए जाते हैं और कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित किया जाता है। तो ट्राइटियम तो प्रकृति में नहीं पाया जाता, केवल हम कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित इसको करते हैं। चलते हैं आगे कि नाभिक में धन आवेश प्रोटोनों का ही होता है। नाभिक में जो धन आवेश होता है वो किसके कारण होता है, वो प्रोटोनों के कारण ही होता है। तो प्रोटॉन पर एकांक मूल आवेश होता है। मूल आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, लेकिन यह कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो प्रोटॉन पर एकांक मूल आवेश होता है और यह स्थायी कण है। यह क्या है, स्थायी कण है। अगर नाभिक के बाहर भी प्रोटॉन होगा तो वो स्थायी रहेगा, वो मतलब किसी और तत्व में चेंज नहीं होगा। स्थायी होने का मतलब है कि वो उसी तत्व में बना रहता है। प्रोटॉन है तो वो प्रोटॉन ही रहेगा, किसी दूसरी चीज में वो तब्दील नहीं होगा। अब पहले क्या विचार था, पहले यह विचार था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि देखो क्या हुआ कि कुछ जो तत्व थे वो क्या निकालते थे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते थे अपने आप। तो ऐसा माना गया कि नाभिक में जो कुछ जो नाभिक थे वो इलेक्ट्रॉन निकालते थे, तो ऐसा माना गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं, है ना। तो पहले यह विचार था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर क्वांटम सिद्धांत पर आधारित तर्कों के कारण, तो क्वांटम सिद्धांत था उसमें ऐसे तर्क दिए गए कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी नहीं है कि वो इसके अंदर रह सके, इस मान्यता को क्या कर दिया, नकार दिया। तो किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के बाहर ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक के अंदर रह ही नहीं सकता, ठीक है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर ही होते हैं। हम जानते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक के बाहर इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है ना। तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या उसके परमाणु क्रमांक Z के बराबर होती है। तो अगर हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 हो गए। हीलियम है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। लिथियम है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये किसके परमाणु क्रमांक Z के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z के बराबर होती है तो इन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और परमाणु तो उदासीन होता है ना, इसलिए नाभिक में इतना ही क्या होना चाहिए, धनावेश होना चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो या प्रोटॉनों की संख्या हो, दोनों ही किसके बराबर होगी, Z के बराबर होगी, क्योंकि आवेश तो इन्हीं दोनों के पास है। तो यही बात इन्होंने कही है कि अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश माइनस Ze कितना होता है, फिर भाई माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस ई होता है आवेश, तो कुल आवेश कितना हो गया, माइनस Ze हो गया। इसके नाभिक के कुल आवेश प्लस Ze के बराबर होता है, क्योंकि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इसीलिए किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तथ्यतः इसका परमाणु क्रमांक Z होती है, ठीक है। इसलिए प्रोटॉनों की, तो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z के बराबर और नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी किसके बराबर, Z के बराबर, ठीक है। बस फर्क इतना ही है, संख्या दोनों की बराबर है, फर्क इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के बाहर और प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर। प्रोटॉन वैसे नाभिक के बाहर भी क्या है, स्थायी होता है, और इलेक्ट्रॉन तो स्थायी होता ही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर स्थायी नहीं होता, नाभिक के अंदर कभी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। चलें अब हम बात करते हैं, एक दो तत्वों की हमने बात की, एक दो जो हैं वो बेसिक एलिमेंट हैं उनकी हमने बात की, एक था इलेक्ट्रॉन और एक था प्रोटॉन। अब तीसरे जो है बेसिक अवयव की बात करते हैं हम, न्यूट्रॉन की, जो कि नाभिक में पाया जाता है। तीसरा जो पाए जाने वाला जो अवयव है वो है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, अब भाई न्यूट्रॉन जो होता है बेसिकली उस पर क्या चार्ज होता है, उस पर चार्ज होता ही नहीं है, तो उसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो ना तो किसी गैस को आयनित करेगा, जो डिस्चार्ज ट्यूब है
उसमें जो गैसें होगी उनको आयनित भी नहीं करेगा, तो उसका पथ कैसे हम डिटरमाइन कर पाएंगे। तो इसको हम अप्रत्यक्ष विधि से इसके होने को हमने खोजा कि हमने पहले क्या किया, पहले ऐसा माना कि न्यूट्रॉन आया, फिर न्यूट्रॉन ने जब किसी और चीज़ से टकराया तो उसको क्या किया, दूसरे तत्वों में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज हुई। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। देखें, क्योंकि ड्यूटेरियम व ट्राइटियम हाइड्रोजन के ही समस्थानिक है, इनमें से प्रत्येक के नाभिक में एक प्रोटॉन होना चाहिए। भाई क्या है ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के रासायनिक गुण कैसे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के हैं, तो ये हैं तो हाइड्रोजन के ही समस्थानिक। ठीक है, तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही क्या होना चाहिए, प्रोटॉन होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिकों के द्रव्यमानों में अनुपात कितना है, 1:2:3 है। तो द्रव्यमानों का अनुपात बढ़ता जा रहा है। भाई एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन अगर होता है ना, यहाँ नाभिकों के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, अगर तीनों के नाभिक में एक एक ही प्रोटॉन होता तो अनुपात कितना आना चाहिए था, 1:1:1। लेकिन नाभिकों के जो द्रव्यमान है उनका अनुपात क्या आ रहा है, 1:2:3। इसका मतलब ऐसा कोई तत्व और होना चाहिए जिसपे आवेश तो नहीं है, क्योंकि आवेश तो हो रहा है ना, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो आवेश तो कैंसिल हो रहा है। यानी कि ऐसा एक तीसरा आवेश होना चाहिए कि जिसका आवेश तो कुछ नहीं हो, उस पर आवेश 0 हो, लेकिन द्रव्यमान जो है लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही हो, तभी तो ये 1:2:3 आएगा ना। तो इसीलिए ड्यूटेरियम व ट्राइटियम के नाभिकों में प्रोटॉन के अतिरिक्त कुछ उदासीन द्रव्य भी होना चाहिए। एक ऐसा तत्व होना चाहिए जो उदासीन हो, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उदासीन हो। तत्व मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसा अवयव होना चाहिए जो उदासीन हो। इन समस्थानिकों के नाभिकों में, ये जो समस्थानिक है इनके नाभिकों में विद्यमान उदासीन अनाविष्ट द्रव्य, आवेश नहीं है उसमें, ऐसा अनाविष्ट द्रव्य की मात्रा को प्रोटॉन द्रव्यमान के मात्रकों में व्यक्त करें, तो अगर हम इनको जो द्रव्यमान मात्रक है यू उसमें व्यक्त करें तो क्रमशः 1 और 2 मात्रकों के लगभग होता है। भाई ड्यूटेरियम में तो कितना, 1 मात्रक ज़्यादा आ रहा है, इसमें 2 मात्रक ज़्यादा आ रहा है, तो इनका जो द्रव्यमान है वो 1 मात्रक और 2 मात्रक आता है। यह तथ्य इंगित करता है कि परमाणुओं के नाभिकों में प्रोटॉनों के अतिरिक्त विद्यमान रहने वाला यह उदासीन द्रव्य भी एक मूल मात्रक के गुणजों के रूप में ही होता है। तो ये जो द्रव्य है वो भी क्या होगा, जो मूल मात्रक है 1U, उसके गुणजों के रूप में ही होता है कि 1U के बराबर 1 आ गया, 2U हैं तो 2 फिर द्रव्य वो उदासीन जो है वो अवयव आएंगे। तो इस परिकल्पना की जो पुष्टि है वो 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा की गई। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, 1932 में किसने की, जेम्स चैडविक ने की द्वारा की गई, जिन्होंने देखा कि जब बेरिलियम नाभिकों पर, इसने कौन से नाभिक लिए, बेरिलियम नाभिक लिए, और उस पर अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण क्या होता है, हीलियम के नाभिक होते हैं, इनके दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें हीलियम के तो वो क्या होते हैं, अल्फा कण होते हैं। तो अल्फा कण को किस पे गिराया, बेरिलियम नाभिकों पे, जिनके विषय में हम अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे। तो इनकी बौछार करवाई जाती किससे, एक तो था यहाँ पे बेरिलियम नाभिक था, ठीक है, इस पे इसने किसकी बौछार कराई, हीलियम कणों की क्या कराई, बौछार। हीलियम नाभिक, हीलियम के जो नाभिक है, यहाँ बेरिलियम के नाभिक है, यहाँ हीलियम के नाभिक है, नाभिकों की बात हो रही है, परमाणु की बात नहीं हो रही। तो उनकी बौछार कराई जाती है, तो इनसे कुछ उदासीन विकिरण उत्सर्जित होते। तो बेरिलियम से क्या हुआ, कुछ उदासीन जो विकिरण है वो उत्सर्जित होता है, जिन पे ना तो प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है, ऐसा पाया गया। विकिरण का यहाँ मतलब है कि बहुत से कण उत्सर्जित हुए। यह भी पाया गया कि उदासीन विकिरण हीलियम, कार्बन व नाइट्रोजन जैसे हल्के नाभिकों से टकराकर उनके प्रोटॉन बाहर निकालते हैं। अगर इनके सामने आपने क्या रख दिया, नाइट्रोजन रख दिया, तो ये इनसे टकराएंगे और क्या बाहर निकाल देंगे, इनसे प्रोटॉन को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ ये अप्रत्यक्ष रूप से पता चला, जब इनके आगे कोई तीसरा नाभिक ले गए ना तो पता चला कि इससे क्या निकल रहे हैं। ये जब आपने हीलियम कणों की बौछार करवाई बेरिलियम पे, तो यहाँ से क्या निकले थे, नाइट्रोजन निकले थे, और नाइट्रोजन, ये जो न्यूट्रॉन निकले, ये न्यूट्रॉन नाइट्रोजन से टकराकर इन्होंने क्या बाहर निकाल दिया, प्रोटॉन बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इसको तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इनकी खोज हुई। उस समय तक ज्ञात एकमात्र उदासीन विकिरण क्या थे, फोटोन ही थे। वहां तक फोटोन के बारे में ही जानते थे, है ना, जिनकी संकल्पना आइंस्टाइन ने दी थी। ऊर्जा एवं संवेग संरक्षण के नियमों, सबसे बेसिक जो संरक्षण नियम के होते हैं वो क्या होते हैं, ऊर्जा और संवेग संरक्षण, जिनका सभी रासायनिक सभी अभिक्रियाओं में पालन होता है, चाहे वो कौन सी हो, चाहे वो नाभिकीय अभिक्रिया हो, चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया हो। तो ऊर्जा और संवेग संरक्षण के नियमों का प्रयोग करने पर पता चला कि
ये उदासीन विकिरण फोटोन के बने होते, अगर ये जो उदासीन विकिरण है वो फोटोन ही होते तो इनकी ऊर्जा जो है वो उन विकिरणों की तुलना में बहुत अधिक होती जो बेरिलियम नाभिकों पर अल्फा कणों की बौछार से प्राप्त होते हैं। तो जब इनकी ऊर्जा की तुलना की गई तो जो वास्तव में यहाँ से विकिरण निकल रहे थे उनकी ऊर्जा जो है वो फोटोनों की ऊर्जा से काफ़ी कम थी, है ना। तो ये फोटोन तो नहीं हो सकते थे। तो फिर तो ये तो समस्या आ गई, हम इन तत्वों को जानते भी नहीं। तो इस समस्या के समाधान का सूत्र जिसे चैडविक ने संतोषजनक ढंग से हल किया, इस कल्पना में समाहित था। उन्होंने कल्पना की कि उदासीन विकिरणों में एक नए प्रकार के उदासीन कण होते हैं। ये विकिरण जो है वास्तव में एक नए प्रकार के उदासीन कण हैं जिन्होंने इन्हें क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। तो और ऊर्जा और संवेग संरक्षण नियमों का उपयोग कर उन्होंने इन नए कणों का क्या ज्ञात किया, द्रव्यमान भी ज्ञात कर लिया। और क्या पाया कि ये भी बेसिक यूनिट जो 1U है उसके लगभग ही होते हैं, जिसे प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर पाया गया। तो ये जो संरक्षण नियम है कौन से, ऊर्जा और संवेग संरक्षण, इनके आधार पर उन्होंने क्या ज्ञात किया, इनका द्रव्यमान इन्होंने ज्ञात किया। अब हम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अत्यधिक यथार्थता से जानते हैं। तो वो कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00866, वहाँ पे यहाँ प्रोटॉन में क्या आ रहा था, 7 के लगभग आ रहा था। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है। Mn जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है क्या, Mp से। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा है। आवेश प्रोटॉन पे होता है, न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है। फिर न्यूट्रॉन की खोज के लिए चैडविक को 1935 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्होंने जो न्यूट्रॉन की खोज की उसके लिए उन्हें क्या किया, 1935 में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। एक मुक्त प्रोटॉन के विपरीत एक जो मुक्त प्रोटॉन होता है वो तो क्या रहता है, स्थायी रहता है। अगर उसको नाभिक से बाहर निकाल दो तो भी। एक मुक्त न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। मुक्त जो न्यूट्रॉन होता है वो अस्थायी होता है। जैसे उसको नाभिक से बाहर निकालोगे वो किस में चेंज हो जाएगा, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। ये एक तत्व होता है एंटी न्यूट्रिनो, प्रति न्यूट्रिनो। इनमें ये क्षयित हो जाता है, यानी कि न्यूट्रॉन किस में बदल जाता है, प्रोटॉन में बदल जाता है, जो कि स्थायी होता है। तो न्यूट्रॉन बाहर अस्थायी होता है। और यह प्रक्रिया कितने टाइम में हो जाती है, इसकी जो औसत आयु होती है लगभग कितनी होती है, 100 सेकेंड। तो 1000 सेकेंड, तो 1000 सेकेंड ही यह वायुमंडल में रह सकता है मुक्त रूप से नाभिक के बाहर। ठीक है, तो 1000 सेकेंड के अंदर अंदर ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा, जो कि क्या है, स्थायी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि न्यूट्रॉन की जो औसत आयु है वो कितनी होती है, 1000 सेकेंड होती है। तथापि नाभिक के भीतर यह क्या होता है, स्थायी होता है। नाभिक के भीतर तो यह स्थायी होता है पर नाभिक के बाहर यह स्थायी नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं। अब नाभिक की संरचना निम्नलिखित पदों एवं संकेत चिन्हों का उपयोग करके समझाई जा सकती है। तो हम कुछ संकेतों का यूज करेंगे। एक होगा हमारे पास Z, जो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है किसी भी परमाणु का, और वही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और अगर परमाणु की बात करें तो वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, दोनों की संख्या क्या होती है, सेम होती है। लेकिन हम यहाँ नाभिक की बात करें तो नाभिक में केवल हम किसकी बात करेंगे, Z को हम किसके बराबर लेंगे, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। अब प्रोटॉन के साथ साथ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं जो उदासीन होते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है n को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या। और अगर जो टोटल हम कहें कि Z तो प्रोटॉन हो गए, n न्यूट्रॉन हो गए, तो इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कह दिया, एक नंबर दे दिया A, जिसको हमने क्या कहा, द्रव्यमान संख्या हमने कह दिया। क्योंकि ये क्या होते हैं, बेसिक 1 यूनिट, जो प्रोटॉन का भी लगभग 1 यूनिट होता है, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान 1 यूनिट होता है। तो ये कुल मिलाकर जितनी इनकी संख्या होगी उतने ही यूनिट क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इसलिए A को हमने क्या कह दिया, द्रव्यमान संख्या नाम दे दिया। तो Z प्लस N ये क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या को बताते हैं, यानी कि कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को बताते हैं। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या को क्या बताता है, A बताता है। A इक्वल टू Z प्लस N होता है। तो अगर हमें N निकालना है तो क्या हो जाएगा, N इक्वल टू A माइनस Z। तो अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है N, तो हम लिखेंगे N इक्वल टू A माइनस Z। अब प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, क्योंकि ये नाभिक के अंदर रहते हैं, नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस में जो एलिमेंट हैं, जो अवयव हैं, उनको हमने एक शब्द में क्या कह देते हैं, उनको हम न्यूक्लियन कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं, न्यूक्लियन। की जो न्यूक्लियस के अंदर हैं वो क्या हो गए, न्यूक्लियन हो गए। तो न्यूक्लियन शब्द हम प्रोटॉन के लिए भी यूज कर सकते हैं और न्यूक्लियन शब्द हम न्यूट्रॉन के लिए भी यूज
कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो नाभिकीय बल होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर नहीं करता, वो दोनों के लिए एक समान लगता है। ये आगे हम पढ़ेंगे। तो दोनों ही ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन शब्द कहलाते हैं। अतः किसी परमाणु में न्यूक्लियॉन संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या ए ही होती है। ठीक है, तो ए को हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं और न्यूक्लियॉन संख्या भी कह सकते हैं। अब हम संकेत देखते हैं कि किसी नाभिक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो किसी नाभिकीय प्रजाति या नाभिक को संकेत चिन्ह x इधर नीचे लिखते हैं z, ऊपर लिखते हैं a। x क्या होता है, x उसका रासायनिक चिन्ह होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, हीलियम के लिए H ही लिखते हैं। ठीक है, और Z यहाँ क्या, प्रोटोनों की संख्या होगी, A क्या होगी, न्यूक्लियॉन संख्या होगी या द्रव्यमान संख्या होगी। जैसे उदाहरण के लिए स्वर्ण नाभिक को हम क्या लिखते हैं, Au लिखते हैं, रासायनिक प्रतीक क्या लिखते हैं, Au लिखते हैं, X हो गया Z, इसका परमाणु क्रमांक होता है 79, तो ये इसमें प्रोटोनों की संख्या होगी। A क्या होती है, इसकी द्रव्यमान संख्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, वो होती है 179। तो अगर आपको इसमें कहे कि ऐसा कुछ संकेत दे दे आपको और आपको कहे प्रोटोनों की संख्या कितनी है, तो प्रोटोनों की संख्या तो इसमें कितनी है, 79 है। न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ ले, n इक्वल टू क्या होता है, a माइनस जेड, तो a कितना, a है 197, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन, 197 माइनस 79, तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी कितनी, 118। ठीक है, तो इसमें टोटल 197 न्यूक्लियॉन होते हैं, जिसमें से 79 प्रोटॉन और 118 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। अब देखें, अब हम समस्थानिकों को और भी आसानी से समझ सकते हैं जब हमने जो नाभिक के अवयव देख लिए कि एक तो प्रोटॉन होते हैं उसमें और एक न्यूट्रॉन होते हैं। अब चूंकि समस्थानिकों का जेड चेंज नहीं होता, मतलब प्रोटॉनों की संख्या तो चेंज होती नहीं है ना, केवल भार चेंज होता है, इसलिए कौन सी चीज़ चेंज होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें चेंज हो जाएगी। तो अब किसी तत्व के समस्थानिकों की संरचना को सरलता से समझाया जा सकता है। कैसे, कि किसी दिए गए तत्व के समस्थानिकों के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। भाई प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, जेड के बराबर होती है। तो यही तो हमने कहा था कि समस्थानिक के लिए जेड क्या होता है, सेम होता है, वो आवर्त सारणी में एक ही जगह पर होते हैं, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान है मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है मतलब जेड समान है। ठीक है, और जेड समान है तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। तो समस्थानिकों में जो जेड है या प्रोटॉनों की संख्या है वो तो क्या होती है, समान होती है, परंतु वे एक दूसरे से न्यूट्रॉनों की संख्या की दृष्टि से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में क्या होगी, भिन्न होगी। जैसे ड्यूटेरियम की हम बात करें, ठीक है, ड्यूटेरियम में क्या है, 1H2, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक, हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, 1H1 लिखते हैं, तो इसका जेड भी 1, ए भी 1, यानी कि n कितना है यहाँ पे, a माइनस जेड इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो न्यूट्रॉन इसमें 0 है, हाइड्रोजन जो है, जो प्रोटॉन है उसमें न्यूट्रॉन तो कितना है, 0, केवल प्रोटॉन ही है वो तो, है ना। जबकि जो ड्यूटेरियम होता है उसमें क्या है, 1H2 है, तो प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन कितना, 2 माइनस 1 यानी कि 1, प्रोटॉन भी 1 न्यूट्रॉन भी 1। तो ड्यूटेरियम जो होता है 1s2 जो होता है, जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो एक ही प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। और इसके दूसरे समस्थानिक जो कि जिसको हम ट्राइटियम कहते हैं 1s3, उसमें क्या हो गया, एक प्रोटॉन हो गया और 3 माइनस 1 यानी कि 2 क्या हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। इसी प्रकार तत्व जो होता है स्वर्ण, जो Au है, उसके कितने समस्थानिक है, बहुत ज़्यादा, कितने, 32 समस्थानिक होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्याओं का परास देखें, ए वहाँ कितना चेंज होता है, मतलब कि न्यूट्रॉन वहाँ कितने चेंज हो जाएंगे, 173 से 204 तक, 173 से 204 तक ए उनका परिवर्तित होता है। तो 32 समस्थानिक इसके स्वर्ण के होते हैं। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। रासायनिक गुण तो किस पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेंगे, क्योंकि समस्थानिक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, जेड तो क्या होते हैं, समान होते हैं, अतः उनका रासायनिक व्यवहार भी एक जैसा होता है, इसलिए उनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। जेड उनका समान होता है समस्थानिकों का। अब हम आगे कुछ और स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि समभारिक क्या होते हैं। देखिए, सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, यानी कि यहाँ द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या समान है तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या ए समान होती है क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। उदाहरणार्थ 1s3 और 2s3, यहाँ देखें 3, ये 3, तो ए दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है,
लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ तत्व भी चेंज हो गए। अगर Z अलग है तो तत्व भी क्या हो गए, चेंज हो गए, तो ये ऐसे क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। तो ऐसे नाभिक, अब फिर क्या आ गया, समन्यूट्रॉनिक। तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो ऐसे नाभिक जिनकी न्यूट्रॉन संख्या n समान हो परंतु परमाणु क्रमांक Z भिन्न हो, क्या कहलाता है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे ये उदाहरण है 2, इनमें देखें, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 80, इसमें 79, तो प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है। A इसका 197, A इसका 198, तो A भी अलग है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अगर देखें A माइनस Z, तो पहले के लिए 198 माइनस 80 कितनी होगी, 118 हो गई। और अगर इसमें देखें 197 माइनस 179, तो इसमें भी क्या होगी, 118 होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में क्या है, सेम है। तो ये ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक तत्व कहलाते हैं। तो 3 प्रकार के हमने स्पीसीज देखी हैं। एक तो क्या है, एक है हमारे पास समस्थानिक। समस्थानिक में तो क्या, स्थान समान यानी कि Z समान। समस्थानिक में तो क्या होता है, Z समान होता है। और दूसरा था समभारिक। समभारिक में क्या समान होता है, A समान होता है, समभारिक में A समान। और तीसरा क्या है, समन्यूट्रॉनिक। तो समन्यूट्रॉनिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन n समान होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने एक पॉइंट इसका देख लिया इस पार्ट का। आगे के पॉइंट को हम अगले वीडियो में समझेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। देखें बच्चों, NCERT के जो बुक्स है वो एक प्रकार से ऐसा कह दें कि गुणों की खान है आपके लिए। इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी अगर सोल्व करोगे तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, कुछ नई चीज़ समझने को मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।